दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे संविधान। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की कुछ शब्दावलियाँ। तो शब्दावलियाँ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत के संविधान की विभिन्न शब्दों की व्याख्या। कि प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हमारा देश है जो अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब है कि किसी बाह्य देश के दबाव में नहीं है, कोई भी बाह्य देश का इस पर अधिकार नहीं है, कोई बाह्य शक्ति का इस पर अधिकार नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न, इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद में आता है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक शब्द, लोकतंत्रात्मक से मतलब है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोक माने जनता और तंत्र मान तंत्र, जनता का तंत्र, यानी जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, वो होता है लोकतंत्र। यह परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन अब्राहम लिंकन के अनुसार। इसके बाद में देखते हैं अपन पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और हुआ था ये 1976 में। पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, अपना कोई भी धर्म नहीं है और सभी धर्मों को यह समान दृष्टि से देखता है, सभी धर्मों का आदर करता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इसको बोलते हैं हम पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में आता है समाजवाद। ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। समाजवाद, समाजवाद से मतलब है कि जो हमारी जो सरकार की शक्तियां हैं जो मतलब एक समाज के रूप में, समाज के रूप में विद्यमान होंगी, ना कि एक व्यक्ति में। ये क्या है कि बिल्कुल समाज के समूह के रूप में विद्यमान होंगे, एक व्यक्ति में कोई भी शक्ति विद्यमान नहीं होगी। इसका मतलब है कि समझो कि एक तरह से जनता का ही शासन है, ठीक है, समाजवाद। और ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 में ये शब्द जोड़ा गया था। ये भी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब ये प्रश्न इसमें से कई बनते हैं। एक तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। एक बनता है 42वें संविधान संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये शब्द जोड़े गए थे, एकात्मक व संघात्मक संविधान। एकात्मक व संघात्मक संविधान का मतलब है, पहले देखेंगे एकात्मक व संघात्मक संविधान का मतलब है कि हमारे जो सरकार में जो शक्ति है वो एक सरकार में नहीं है, ना तो वो एक कोई सरकार में, एक सरकार में नहीं है वो, जबकि कैसे है वो संघ सरकार में। जैसे मतलब कोई एक राज्य सरकार में नहीं है वो, ना ही वो केंद्र सरकार में। शक्तियों का ये शक्ति क्या है कि बटी हुई है, कुछ केंद्र सरकार में, कुछ राज्य सरकार में है, कुछ केंद्र सरकार में है, कुछ राज्य सरकार में है। तो इन सब में मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये शक्तियों का बंटवारा है, ना तो ये एकात्मक है। हमारे जो संविधान की जो शक्तियों का बंटवारा है जो एकात्मक है, ना ही संघात्मक है। ये क्या है? बटी हुई हैं। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त हैं। इसके बाद में आता है कठोर व लचीलेपन का समन्वय। हमारे जो संविधान है, जो हमारे संविधान में मतलब कुछ तत्वों पर कुछ मतलब संविधान संशोधन है, कुछ तो मतलब आसानी से हो जाते हैं, कुछ मतलब बहुत कठिनाई से होते हैं। इसलिए इसमें मतलब कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर तो मतलब बहुत कठिनाई से संविधान संशोधन होते हैं और कुछ में नाम मात्र की प्रक्रिया से ही संविधान संशोधन हो जाते हैं। इसलिए इसको हम कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय कहते हैं। सरकार का संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप है, हमारे भारतीय सरकार है जो मतलब सरकार के संसदीय रूप प्रणाली पर आधारित है। ये जो हमारे जो मतलब भारतीय जो संविधान है, जो मतलब भारतीय सरकार है, जो मतलब ब्रिटिश सरकार के अनुरूप है। ब्रिटिश सरकार जैसे ब्रिटेन या इंग्लैंड में जो सरकार है वही सरकार, ऐसी ही सरकार हमारे भारत में। जो इंग्लैंड का जो मतलब सम्राट होता है ना, इंग्लैंड में सम्राट कहते हैं, हमारे यहाँ पे वो उसके समतुल्य पद है राष्ट्रपति। इंग्लैंड के जो सम्राट है उसके समतुल्य पद हमारे यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है किसका? कार्यपालिका का। और यह नाम मात्र का प्रधान होता है और सारे कार्य कौन करता है? मंत्रिपरिषद।
और ये जो मतलब राष्ट्रपति है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, जो भी कार्य करता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। और ये राष्ट्रपति है जो किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद के। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक प्रश्न। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं हम अपने मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार। ये संविधान के संविधान के भाग 3 में थे, भाग 3 में संविधान। इसके बाद में लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। और मूल अधिकार हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। और ये मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक हैं। और ये मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में थे ये, मूल संविधान में थे ये 7। और अब कितने वर्तमान में? वर्तमान में है ये 6। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6। तो ये कौन सा हटाया गया था? तो एक हटाया गया था अपना संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार हटा तो दिया गया था। और ये कौन से अनुच्छेद में था पहले? अनुच्छेद 19(1)(चा), अनुच्छेद 19(1)(चा में था। और एक किसके तहत हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। पर हटा तो दिया गया था, फिर अब हटाने के बाद में इसको क्या किया गया? हटाने के बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और ये मतलब वहां से मूल अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कब किया गया ये? 1978 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। और ये संपत्ति का अधिकार था पहले किस अनुच्छेद में था? 19(1)(चा), 19(1)(चा। और पहले मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7। और अब कितने वर्तमान में? 6। और ये जो मतलब भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार हैं जो कौन से भाग में? 3 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अब बात कर लेते हैं हम कि मौलिक अधिकारों में क्या क्या आ रहा है। देखो भाई, एक तो समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में क्या है कि सभी नागरिक संविधान की दृष्टि से समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, सभी नागरिक स्वतंत्र है, किसी पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि आपका शोषण हो रहा है तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में शरण ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप धार्मिक स्वतंत्रता की दृष्टि से स्वतंत्र है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को आप ग्रहण कर सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी धर्म के प्रति आस्था रख सकते हैं, पर सभी धर्मों का सम्मान भी करेंगे, किसी धर्म का निरादर नहीं करेंगे। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, आप शिक्षा ले सकते हो किसी भी कितने भी स्तर तक की, किसी भी संस्कृति में आप रहन सहन कर सकते हो, कोई भी स्तर की शिक्षा लेने के लिए आप स्वतंत्र हो। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार है अपने, 1 2 3 4 5 6, ये वर्तमान में 6 ही हैं। तो ये कौन कौन से अनुच्छेद में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से, समानता का अधिकार है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है अपना
तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये है अपना 19 से अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की दृष्टि से सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, तो ये आ जाएगा अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28। फिर इसके बाद सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, ओनली अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको हम मतलब भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ये जो मतलब अधिकार है तो ये मतलब एक तरह से भारतीय संविधान का सार है। क्या है? सार। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। कितने थे? 7। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6। कौन सा नहीं है? तो एक इसमें से कौन सा नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है। और वो अनुच्छेद कौन से में था पहले? अनुच्छेद 19(1)(4 इसमें था। किसके द्वारा हटा दिया गया? वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया। और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ। अब इसका हो क्या रहा है? अब क्या है ये? अब ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब ये कानूनी अधिकार है। तो इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में लेते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व हैं जो अपने, ये हमारे संविधान के ऐसे तत्व हैं कि राज्य ऐसे तत्वों की स्थापना करेगा जिनसे राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। राज्य कैसा बन सके? लोक कल्याणकारी राज्य। ऐसे नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो अपने, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। संविधान में कौन कौन सी जगह पे है? ये एक तो ये आएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है अपनी। नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। और ये लिए कहाँ से गए हैं? दूसरे नंबर की बात, किस देश से लिए गए हैं? कल पढ़ाया इसको, हाँ जी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और इनका उद्देश्य क्या है? ये 2-3 बातें याद रखनी है हम बस। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। 3 पॉइंट है, इनमें से जो समझो प्रश्न तुम्हारा लगभग आ जाएगा। अब जाके बाद में देख लो मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य क्या है? कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार चाहता है, तो उसके कर्तव्य भी तो होने चाहिए। तो जो राज्य है हमारा मौलिक कर्तव्य, राज्य ने हमारे मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे नहीं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, नंबर 1 बात।
फिर नहीं थे तो फिर किसने जोड़े, तो ये जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। किसकी सिफारिश पर हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। और फिर ये कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे भाई? 10। और वर्तमान में कितने? वर्तमान में ये 11 हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? 11। पहले कितने थे? 10। और फिर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। जो एक 11वां नहीं, ये जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कर्तव्य जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य क्या था? ये जो जोड़ा गया था ये था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता ऑब्लिक अभिभावक द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा के अवसर प्राप्त करना, शिक्षा के अवसर प्राप्त कराना, शिक्षा के अवसर प्राप्त कराना। ये था अपना 11वां, ये कौन सा कर्तव्य था अपना? ये था अपना 11वां मौलिक कर्तव्य। और ये जो मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। इसके द्वारा कौन सा जोड़ा गया था? 11वां। और 11वें का नाम क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता तथा अभिभावक द्वारा शिक्षा के अवसर प्राप्त कराना, यानी कि उनको पढ़ाना, किनको? बच्चों को। अब इसमें देखते हैं अपन कि ये मूल कर्तव्य है जो मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। एक स्टार इस पर भी लगा लो भाई, ये आ सकता है। मूल कर्तव्य है जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या बाद परिवर्तनीय नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य हैं जो मतलब न्यायालय में इनके वाद विवाद, इनके केस प्रकरण नहीं चलते, वाद विवाद इन पर नहीं चलता है न्यायालय में। और जो मूल अधिकार हैं जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, जबकि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा वाद विवाद हेतु जबकि मूल अधिकार है ना, जो मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, यानी न्यायालय में वाद विवाद इनसे संबंधित वाद विवाद न्यायालय में सुने जा सकते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित। और जबकि इन कौन से मौलिक कर्तव्य है ना, ये न्यायालय में वाद विवाद इन पर नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्य का वाद विवाद नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकार पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में लेते हैं एकहरी नागरिकता।
एकहरी नागरिकता से आशय है कि मतलब एकहरी नागरिकता, ये देश की नागरिकता एक ही होगी, राज्य की अलग नहीं होगी। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की नागरिकता अलग हो और फिर भारत की नागरिकता अलग, तो उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। पर हमारी क्या है कि हमारी भारत की नागरिकता, हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। कुछ देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, प्रांत की राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रांत की नागरिकता तो अलग होती है और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता अलग होती है। तो दो नागरिकता हुई, दोहरी नागरिकता। हमारे भारत में क्या होता है कि भारत और राज्य, तो राज्य के लिए कोई नागरिकता नहीं, राज्य के लिए कोई नागरिकता नहीं, हम केवल क्या हैं, भारतीय, हम केवल क्या हैं, भारतीय हैं हम। यह है एकहरी नागरिकता। राज्य की कोई नागरिकता ना, कोई भी यूं ना कह सके, यूपी वाले मतलब लिखित में कोई ना कह सके कि हम यूपी के, हम क्या हैं, भारतीय हैं, हम क्या हैं, भारतीय। तो हमारी जब कभी भी हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसमें, इंडियन, क्या लिखते हैं हम, इंडियन। हमारी एकहरी नागरिकता है ये, एकहरी, एकहरी मतलब एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी कैसे क्या आते हैं, एकल नागरिकता। परंतु कुछ देशों में क्या है कि मतलब दोहरी नागरिकता है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, प्रांत की अलग नागरिकता होती है और उसकी खुद की देश की अलग नागरिकता होती है। तो हमारे देश में क्या है, प्रांत की कोई नागरिकता नहीं है, खाली देश की नागरिकता है बस, क्या है, भारतीय। वयस्क मताधिकार क्या है, तो वयस्क मताधिकार है हमारा जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक व्यक्ति को वोट या मतदान या मत देने का अधिकार है, अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनता है और प्रतिनिधि शासन चलाता है, प्रतिनिधि शासन चलाता है। यह एक ऐसा अधिकार, ये जो अधिकार है ये ऐसा मतलब जो अधिकार है जो मतलब बिना विवाद के ही पारित हो गया, बिना विवाद के ही पारित हो गया, बिना वाद विवाद के, वाद विवाद, यह बिना वाद विवाद के एक ही बार में पारित हो गया, एक ही बार में पारित हो गया। वयस्क मताधिकार में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति आदि के धर्म, जाति, लिंग, आदि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, आदि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। यानी कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो, 18 वर्ष का हो गया तो वोट डालने का उसको अधिकार है। इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में लेते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के सबसे पहले तो 2 कार्य हैं, एक तो संविधान का संरक्षण करना, संविधान की रक्षा करना कह लो या संरक्षण करना, संविधान का संरक्षण। दूसरा क्या है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करना। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। अधिकारों की रक्षा करना, ये 2 काम तो ये संविधान के न्यायपालिका के मोस्ट है। न्यायपालिका मतलब न्यायालय, कोर्ट, इंग्लिश में कहते हैं तो कोर्ट। पहला काम है संविधान का संरक्षण करना, संविधान की रक्षा करेगी।
दूसरा काम है उसका व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करना। और ये जो न्यायपालिका है, तो सबसे पहले तो केंद्र में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा राज्य में उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय। उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट। और फिर इनके अधीनस्थ होती हैं, जो मतलब वो होती हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। केंद्र लेवल पर होती है सर्वोच्च न्यायालय। इसके निर्णय पूरे देश में मान्य होते हैं, इसके निर्णय पूरे देश में मान्य होते हैं। इसके नीचे होती है राज्य सरकार, राज्य स्तर पर होती है उच्च न्यायालय। इसके नीचे होती है अधीनस्थ न्यायालय। अगर किसी ने कोई अपना मुकदमा यहाँ दर्ज कराया है, कहाँ, अधीनस्थ न्यायालय में, अगर इस वो निर्णय इसके खिलाफ आ गया तो वो किसकी शरण ले सकता है, उच्च न्यायालय की। और फिर उच्च न्यायालय से भी उसके खिलाफ आ गया मामला, उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो किसकी निर्णय ले सकता, किसका शरण ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय के शरण ले सकता है। इसके बाद में आता है सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा, सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा। तो पहले सरकार का द्विस्तरीय ढांचा था, कौन सा था, केंद्र या संघ सरकार, संघ, केंद्र या संघ। फिर दूसरे नंबर पे था राज्य, एक तो था केंद्र या संघ, दूसरा था राज्य। पर हुआ क्या कि 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 को। इसमें क्या किया गया कि पंचायत को, पंचायत को त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल कर लिया गया, त्रिस्तरीय। दिया। और ये कहाँ, किस स्तर पर था, ग्रामीण स्तर पर था। ये किस स्तर पर था, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सरकार, पंचायत लेवल पर हो गई। ग्रामीण स्तर पर जो ये हमारी थी पंचायत को इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा में शामिल किया गया। और ये था 1900, मतलब ये जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था, 1992 में। और इसमें एक संविधान में मूल भाग जोड़ा गया था, तो मूल भाग जोड़ा गया था संविधान में, तो संविधान में 9वां भाग जोड़ा गया था। और सूची कौन सी थी, 11वीं सूची, 11वीं सूची जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन में। 74वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, एक साल बढ़ा दो, 1993 में। एक क्या बढ़ाया, एक क्या बढ़ा दे, 1993 में। इसमें क्या है, नगर पालिका को, नगर पालिका का प्रावधान, इसमें पंचायत का प्रावधान है और इसमें नगर पालिका का प्रावधान त्रिस्तरीय ढांचे में जोड़ा गया था, नगर पालिका के प्रावधान को। और इसमें मतलब संविधान में क्या जोड़ा गया था, संविधान में जोड़ा गया था 9A भाग और 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब, 74वें संविधान संशोधन। और ये कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन में। साल भी याद रखना है, नगर पालिका 1993,
ग्राम पंचायत या पंचायत, पंचायत कब जोड़ी गई थी? 1992 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची, और इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं। इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9वां, इसमें 9A। तो इस स्लाइड में बस इतना ही, आगे अगली स्लाइड में, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कुछ राज्यों के विशेष दर्जा। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इसके तहत इसका जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, और जम्मू कश्मीर के लोग हमारे यहाँ तो आकर रह सकते थे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में आकर जाकर के नहीं रह सकते थे। तो इसको हमारे राष्ट्रपति महोदय ने 5 अगस्त 2019 को इस विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया, और इसको 35A को हटा दिया गया था। 35A को हटा दिया गया था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो अभी मैंने बता दिया, इसको विशेष दर्जा था, इसका अलग संविधान था। अब इसके बाद, इस डेट के बाद में इनको भी एकल नागरिकता है। पहले इनको दोहरी नागरिकता थी, अब इस डेट के बाद में इनको एकल नागरिकता है। और इसको मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया था, एक तो जम्मू एवं कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको तोड़ दिया था। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में, गुजरात के संबंध में। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 371 का नागालैंड के संबंध में, नागालैंड के संबंध में। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 371 खा। तो अनुच्छेद 371 खा किसके संबंध में है? तो ये है अनुच्छेद 371 खा, ये किसके संबंध में है? ये है असम के संबंध में। किसके संबंध में? असम के संबंध में। इसके बाद में अनुच्छेद 371 गा मणिपुर के संबंध में, मणिपुर के संबंध में, मणिपुर से संबंधित है ये भाई, इधर जा। इसके बाद में अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 यह है आंध्र प्रदेश के संबंध में, आंध्र प्रदेश के संबंध में। ये किससे संबंधित है फिर? अनुच्छेद 371 अड़ा, ये संबंधित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एक शब्द आएगा यहाँ पे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। इसके बाद में अनुच्छेद 371 चा, यह सिक्किम से संबंधित, सिक्किम से संबंधित। इसके बाद में अनुच्छेद 71 जा, ये किससे संबंधित? अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसके बाद में अनुच्छेद 371 झा, यह है गोवा से संबंधित, गोवा से संबंधित। आज बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट छोड़ें। धन्यवाद।